टॉप 7 फैक्ट्स अबाउट पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद। पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद के बारे में 7 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, शेख रशीद अहमद न सिर्फ सियासत की दुनिया में और मीडिया की नजरों में बल्कि हकीकी जिंदगी में भी एक पिंडी बॉय रहे हैं, जिन्होंने हमेशा से ही अपनी जिंदगी को अपनी शराइत पर जिया है और कभी भी किसी दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शेख साहब एक जबरदस्त सियासतदान हैं, जिन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में पहले दिन से ही शोहरत, दौलत और ताकत को एंजॉय किया है, मगर इसके बावजूद भी दुनिया आज भी इनसे पूछती है कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। शेख साहब 1980 की दिहाई से लेकर आज तक इस्लामाबाद की लाल हवेली के मालिक रहे हैं, मगर इस लाल हवेली की असल मालिका कौन थी और क्या में पाकिस्तान के बाद वो औरत अपने खानदान के साथ भारत क्यों नहीं चली गई और शेख साहब को ये हवेली कैसे मिली, ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, शेख रशीद नामी इस पाकिस्तानी सियासतदान का असल नाम शेख रशीद अहमद है और ये 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी के इलाके भाबड़ा बाजार में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी तालीम पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज और फिर गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज से हासिल की। इसके बाद इन्होंने लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB यानी कि लॉ की डिग्री भी हासिल की। शेख रशीद एक छोटी सी उम्र में ही एक स्टूडेंट लीडर बन चुके थे और इन्होंने गॉर्डन कॉलेज के दिनों से ही सियासत की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शेख रशीद अहमद हमेशा से ही एक दिलचस्प और मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक रहे हैं, जो कि पहले दिन से ही रावलपिंडी के एक हीरो समझे जाते रहे हैं। शेख रशीद लाल हवेली के भी मालिक हैं, जो कि पिछले 40 सालों से पिंडी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक सियासी हॉट पॉइंट रही है। ये हवेली अपने खूबसूरत पुराने डिजाइन की वजह से पिंडी का दिल समझी जाती है। शेख रशीद एक रंग बिरंगी शख्सियत के मालिक हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो माजी में अदाकारा रीमा और हरीम शाह के दिल के बहुत करीब भी रह चुके हैं। और आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। ताहम दोस्तों, शेख साहब से जब भी इनकी शादी और इनके दिल का हाल पूछा जाता है तो वो खुद को एक कंवारा लड़का ही बताते हैं। इसके अलावा एक बार लियाकत बाग में इलेक्शन मुहिम के दौरान इन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आप मार्केट से दूध खरीद सकते हैं तो घर में गाय रखने की क्या जरूरत है, जिसका मतलब आप खुद ही समझ चुके होंगे। इसके अलावा शेख रशीद पूरी दुनिया में अपने सिगार के शौक की वजह से भी बहुत मशहूर हैं और इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन रीडर और राइटर भी हैं, जो कि अब तक 2 किताबें लिख भी चुके हैं, जबकि इनकी तीसरी किताब मार्केट में आने वाली है। शेख साहब अपने दौर में फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन, रेलवेज और स्पोर्ट्स के वजीर भी रह चुके हैं और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी काम किया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, शेख रशीद पूरे पाकिस्तान में एक अवामी लीडर समझे जाते हैं। वो मीडिया में बहुत इन रहते हैं और अक्सर टेलीविजन प्रोग्रामों में ही नजर आते हैं। इसके अलावा वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने पॉलिटिकल जोक्स की वजह से भी जाने जाते हैं और ये बात सभी जानते हैं कि एक दफा इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में एक ऐसा जुमला कह दिया था जिसकी वजह से इनको काफी साल जेल में भी रहना पड़ा था। इसके अलावा शेख रशीद अपने शहर रावलपिंडी में एक बहुत ही बड़ी सियासी ताकत भी समझे जाते हैं और सच बात तो ये है कि इनके अलावा किसी भी और शख्स का इलेक्शन के दिनों में इनको हरा देना तकरीबन नामुमकिन ही समझा जाता है। शेख रशीद एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जीरो से हीरो तक बनने का सफर तय किया है और वो काफी नीचे से तरक्की करके काफी ऊपर आए हैं और आज मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों में से समझे जाते हैं। शेख साहब अपने शहर रावलपिंडी से बहुत प्यार करते हैं और वो इस शहर में बहुत से स्कूल और कॉलेजेस बनाने की वजह से भी जाने जाते हैं। शेख रशीद तमाम आवाम को एक जैसा और बराबर समझते हैं और इनके इस यकीन की वजह से वो बहुत बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। मगर दोस्तों, नेल्सन मंडेला भी 27 साल जेल में रह चुके हैं, जिसके बाद ही वो एक अजीम सियासतदान कहलाए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, शेख रशीद ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज जनरल अयूब खान के दौर में एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर किया था। वो आज तक 8 बार नेशनल असेंबली का मेंबर बन चुके हैं। 1985 में होने वाले पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के दौरान वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़े हुए और पहली बार जीते। इसके बाद वो एक बार फिर से 1988 के जनरल इलेक्शंस में खड़े हुए और इस बार वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर खड़े हुए थे और फिर कामयाब हुए। इसके बाद साल 1990 में एक बार फिर वो इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पे ही खड़े हुए और अगेन कामयाबी ने इनके कदम चूमे। इसके बाद वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी बने और आप में से बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते होंगे कि साल 1992 में जब इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना तो उस वक्त भी पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो थे वो शेख रशीद अहमद ही थे। इससे अगले साल 1993 में एक बार फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और अब की बार शेख रशीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे और मुसलसल चौथी बार जीते। बाद में साल 1997 से 2002 तक के दौरान शेख रशीद एक बार
फिर इलेक्शन में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी कि एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और यूं वो छठी बार इलेक्शन में जीते। इसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गए, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि इन दिनों जनरल परवेज मुशर्रफ और चौधरी परवेज इलाही इनके करीबी दोस्त बन चुके थे। साल 2002 में इनको फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ओहदा दे दिया गया। इस दौर में वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के एक बेहतरीन वकील और तर्जमान बन के सामने आए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, साल 2006 के दौरान मुशर्रफ की हुकूमत ने शेख साहब को रेलवे का फेडरल मिनिस्टर का ओहदा दे दिया और साल 2007 के दौरान लाल मस्जिद का वाकया हुआ, जिसके दौरान बहुत से मासूम लोग कत्ल भी हुए, जिसका शेख रशीद की शख्सियत पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो इन लोगों में से एक थे जो कि खुद को दिल ही दिल में इस वाकये का कसूरवार ठहराते रहे। साल 2008 में शेख साहब एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इलेक्शन में खड़े हुए, मगर अब की बार वो सियासी कैरियर में पहली बार किसी से हारे। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को खुदाफिज कह दिया और अपनी एक नई पार्टी AML अवामी मुस्लिम लीग बना ली, जिसके वो आज भी सदर हैं। 2013 के बाद शेख साहब की कोशिश थी कि वो इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाए, मगर इस वक्त इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे और इस इलेक्शन में शेख साहब 7वीं बार इलेक्शन जीतकर एक बार फिर से हुकूमत का हिस्सा बने और यूं आपका पिंडी बॉय एक बार फिर पिंडी में कामयाब हो गया। शेख रशीद पाकिस्तान के सियासी हलकों में अपनी जुगतें लगाने और सियासी पेशीनगोइयां करने की वजह से भी काफी मशहूर हैं और वो अपने मुफाद की वजह से पार्टी तब्दील करने की वजह से भी काफी शोहरत रखते हैं। 2018 के इलेक्शन में शेख साहब एक बार फिर सुर्खरू हुए और वो 8वीं बार नेशनल असेंबली के मेंबर बने। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अब हम आपको शेख रशीद अहमद की जिंदगी की सबसे अहम चीज यानी कि लाल हवेली के बारे में बताएंगे। लाल हवेली आज रावलपिंडी शहर की पहचान बन चुकी है। आज ये पाकिस्तान भर का पॉलिटिकल हॉट पॉइंट बन चुकी है और एक दौर था जब यहाँ पूरी रात हुस्नो जमाल की कहकशाएं सजा करती थी, सुरोताल की महफिलें सजा करती थी, मगर आज यहाँ पर सियासी फैसले होते हैं। कहने वाले कहते हैं कि माजी में रहने वाले इंसानों की रूहें आज भी यहीं पे रहती हैं और इनकी मौजूदगी को आज भी यहाँ पर महसूस किया जाता है। सच तो यह है कि लाल हवेली की मलकियत के साथ एक कानूनी तनाज़ा जुड़ा हुआ है। लाल हवेली की कहानी के पीछे एक सच्चे प्यार की दास्तान मौजूद है। हुआ यूं कि पाकिस्तान बनने से पहले जेलम में रहने वाले एक हिंदू वकील बैरिस्टर धनराज सहगल एक बार सियालकोट गए, जहां इन्होंने मारूफ डांसर बुद्दन बाई का रक्स देखा और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच प्यार हो गया। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्दन बाई को अपने साथ रावलपिंडी ले आया और यहाँ इन्होंने अपने लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम सहगल हवेली था। यहाँ इनके प्यार को काफी पेचीदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि बुद्दन बाई एक मुसलमान औरत थी। इसके बावजूद धनराज ने इस हवेली के सहन में एक मस्जिद और एक मंदिर भी कायम करा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसी मंदिर और मस्जिद और हवेली के बीच बहुत से घर भी बन गए। बुद्दन भाई ने जब इस हवेली में रहना शुरू किया तो इसने नाचना भी बंद कर दिया और सोमो सलात की पाबंद हो गई और आहिस्ता आहिस्ता नाच गाना बंद करके ये बुद्दन भाई दुनिया को दर्स भी देना शुरू कर चुकी थी। शेख रशीद ने ये सब अपनी 2 किताबों 1995 की किताब फरजंदे पाकिस्तान और 2020 की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में बताया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, साल 1947 में जब पाकिस्तान बना तो धनराज ने अपनी ये हवेली बुद्दन बाई को दे दी और खुद अपने खानदान के साथ भारत चला गया। जब बुद्दन बाई यहाँ पर अकेली होगी तो अदालत के हुक्म के जरिए ये हवेली इन्हें हुकूमत के कब्जे में देनी थी। इसके बाद हवेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बुद्दन बाई के नाम हो सका, जिसको हम आज सब लाल हवेली के नाम से जानते हैं। अदालत ने बुद्दन बाई से ये भी कहा कि वो बयान दे के वो हिंदू हो चुकी है या फिर धनराज मुसलमान हो चुका था, मगर ये दोनों ही कहते थे कि हम दोनों अपने मजहब के अलावा हर चीज को आपस में बांट चुके हैं। इस तरह हवेली का एक बड़ा हिस्सा इनसे छिन गया। शेख रशीद अपनी किताब में लिखते हैं कि एक जमाने में इस इलाके की मार्केट और दुकानें और गलियां भी इस हवेली का हिस्सा हुआ करती थी और जब मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई तो बुद्दन भाई का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके बाद इन्होंने इसी हवेली में अकेले रहना शुरू कर दिया और इन्हीं दिनों इनके भाई का यहाँ पर कत्ल भी हुआ। दुनिया यही समझती थी कि वो कोई मिलियनेयर यानी कि बड़ी ही कोई अमीर कबीर औरत है, इसलिए यहाँ अक्सर लोग डकैती की कोशिश करते रहते थे। एक रात बुद्दन भाई सहगल हवेली को छोड़कर चली गई और कभी वापस न आई। इसके बाद ये हवेली काफी अरसा खाली पड़ी रही और इसके बारे में ये भी मशहूर रहा कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, इसलिए इसके खौफ व हरास की वजह से यहाँ पर कोई नहीं जाता था और कोई इसको खरीदना भी नहीं चाहता था। लोग इसको जिन्नों वाली हवेली कहने लगे और लोगों को यहाँ पर पायल की छनकार और बुद्दन भाई के कहके भी सुनाई देते थे। ये हवेली काफी अरसा गुमनाम रही, जिसके बाद एक कश्मीरी खानदान ने इसको 2,18,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में खरीदा और आगे चल के इस हवेली को
इसको शेख रशीद साहब ने इन लोगों से पाकिस्तानी 5,50,000 रुपए में खरीद लिया। शेख रशीद ने 80 की दिहाई में इस हवेली को सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया था और उन्होंने इसको लाल रंग करवा के एक नई लुक दी और इसको बनाने में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आज भी इसको लाल हवेली के नाम से ही जाना जाता है। ये नाम भी शेख रशीद साहब ने ही इस हवेली को दिया और आज शेख साहब का इसी लाल हवेली के मामले पर हुकूमत से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि हुकूमत शेख साहब से ये हवेली छीन रही है। मगर शेख साहब इस हवेली के बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव रखते हैं और इन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी जिंदगी या लाल हवेली, तो मैं लाल हवेली को चुनूंगा। दोस्तों, ये थे पिंडी बॉय शेख रशीद अहमद की जिंदगी और उनकी सियासी कैरियर के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।